हूं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज एक बहुत ही चिर परिचित और धुआंधार सेशन को दोस्तों। और गाइस हाँ, एक न्यूज मैं चाहूंगा इस सेशन को शुरू करने से पहले आपको दे दूं, ऑलरेडी आशीष सर आ चुके हैं और दोस्तों आज वो अपनी क्लास लेंगे। तो आप दोस्तों 9 से 10 के लिए आशीष सर की क्लास के लिए रेडी रहेंगे दोस्तों। और उसके तुरंत बाद दोस्तों, तुरंत बाद ऑलरेडी प्रवीण सर की दोस्तों क्लास होगी। और आज गाइज आप में से बहुत लोगों की डिमांड थी कि सर प्लीज सुपर टीटी और यूपी टीटी टाइप के कुछ क्वेश्चन लाइए। तो आज दोस्तों मैंने सुपर टीटी यूपी टीटी दोनों को मिक्स कर दिया है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं दोस्तों। वो 30-35 क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको दावे से कह सकता हूं, मैंने दोस्तों जब भी ये कराए हैं क्वेश्चन मैंने तब भी कहा है इसमें से 2-3 क्वेश्चन दोस्तों मान के चलिए रियलिटी में, तो मैं आई एम सीरियस। इसमें इसको आप लिख लीजिएगा कहीं, इसमें 3 से 4 क्वेश्चन आप मान के चल सकते हो और अगर आप लकी हो तो 5 क्वेश्चन है। चलिए आइए दोस्तों शुरू करते हैं। गोइंग टू द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कुल कितने जीवन कौशल बताए हैं दोस्तों? आइए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कुल कितने जीवन कौशल बताए हैं? पहला 5, 6, 9, 10। आइए दोस्तों, ये एक क्वेश्चन पक्का आना ही आना है। इसमें 2-3 क्वेश्चन ले रहे हैं दोस्तों, इनमें से एक क्वेश्चन निश्चित आएगा, आप इसको मान के चलिए और आपको इसे बहुत अच्छे से कवर करना है गाइस। आइए शुरू करते हैं, आपके उत्तर दोस्तों वेट कर रहा हूं। आइए शुरू करते हैं, देखते हैं वेयर इज द आंसर। दोस्तों सब लोग इसे हम कई बार कर चुके हैं, आप पढ़ भी रहे हो दोस्तों, पढ़ा भी रहा हूं। WHO ने जीवन कौशल कितने माने हैं दोस्तों? 10 जीवन कौशल माने हैं। मौका दोस्तों पढ़ा भी रहा हूं, क्लासेज में कई जगह पढ़ा चुका हूं। 10 लाइफ स्किल्स दिए हैं किसने? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दोस्तों। आइए नेक्स्ट दूसरा। आइए दोस्तों जबरदस्त गाइस, इन 3-4 क्वेश्चंस में से एक का आना तय है, इसलिए बार बार दोस्तों इसको कवर करता हूं, मैं बार बार कवर करता हूं। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या है? जीवन कौशल अनुकूलन एवं सकारात्मक व्यवहार की वे क्षमताएं हैं जो व्यक्ति को जीवन की चुनौतियों एवं मांगों से निपटने में सहायता देती हैं। यह परिभाषा किसकी है दोस्तों? WHO की है, यूनिसेफ की है, विश्व बैंक की है, इनमें से कोई नहीं गाइस। आइए शुरू करते हैं। यस इसको जीवन कौशल अनुकूलन एवं सकारात्मक व्यवहार की वे क्षमताएं हैं जिनका प्रयोग एक व्यक्ति जीवन की चुनौतियों एवं मांगों से निपटने के लिए करता है दोस्तों। लाइफ स्किल्स आर दोज abilities of adaptation and positive behavior that help a man to meet challenges and demands of his life। यस दोस्तों, परिभाषा लाइफ स्किल्स की कितने दी है दोस्तों आपको बता दें। यह परिभाषा दोस्तों चाहिए आपको बता दें दोस्तों, जीवन कौशल की 2 प्रमुख परिभाषाएं हैं दोस्तों, मैंने आपको कई बार बोला है। और दोस्तों एक दी है यूनिसेफ ने, आइए देखते हैं। एक परिभाषा दोस्तों यूनिसेफ ने दी है और दूसरी परिभाषा दी है किसने? WHO ने, क्योंकि WHO ने दोस्तों 10 जीवन कौशल भी बताए हैं, 10 लाइफ स्किल्स। तो दोस्तों आप समझ ही गए हैं सही उत्तर गाइस क्या है? द राइट आंसर इज WHO दोस्तों। इसको आप लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट गाइस, दिस इज गोइंग टू बी रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, WHO इज द राइट आंसर दोस्तों। आगे चलेंगे, लेट्स गो। यस आइए अगला दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों। आइए निम्न में से कौन सा दोस्तों आज ही पढ़ाया है मैंने, काफी बैचेज में आज ही पढ़ाया दोस्तों। मैंने काफी बैचेज में से आज ही पढ़ाया दोस्तों, इसलिए मैं चाहूंगा कि प्लीज इस क्वेश्चन को दोस्तों, एक क्वेश्चन आपको फ्रेश अप देते हैं दोस्तों, आपको एक हल्का सा रिमाइंडर मारते हैं और आपके बेसिक को दोस्तों कवर करते हैं। ये देखते हैं कौन सा जोड़ा सुमेलित है दोस्तों। कह रहा है कि इनमें से कौन सा जोड़ा सुमेलित है? पहला स्मृति स्तर शिक्षण का क्या हर्बर्ट ने दिया है, शिक्षण का बोध स्तर क्या मॉरिसन ने दिया है, और शिक्षण का चिंतन स्तर क्या मॉरिस पी हंट ने दिया है, या दोस्तों उपरोक्त सभी सारे जोड़े सही है दोस्तों। आइए एक बार देखते हैं। यस आई इसको यस आई दोस्तों आप जानते हैं मैंने इसे पहले भी कई बार पढ़ाया है। बिल्कुल सही दोस्तों, स्मृति स्तर जिसे पंचपदी प्रणाली भी कहते हैं, आपने इसे BTC B.Ed में पढ़ा है, यह सही है दोस्तों। बोध स्तर जो समझ पे जोर देता है दोस्तों, जिसमें 5 चरण हैं, और इसे मॉरिसन साहब ने दिया है दोस्तों। और शिक्षण का सबसे उच्च स्तर जो रिसर्च समस्या समाधान में काम आता है,
उसको दोस्तों दिया है मॉरिस पी हंट साहब ने, अर्थात इसके सारे के सारे जोड़े दोस्तों क्या हैं, सुमेलित है। मैं एक बार फिर से टिक लगा देता हूं ताकि परेशान ना हूं। डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर दोस्तों, सही उत्तर क्या है, डी फॉर डेनमार्क। लेट्स गो अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। आई चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा मैं बड़ा कर दूं। यस, शिक्षण को दोस्तों निम्न में से सिर्फ गाइस टारगेट है आप एक बार हल्का सा रिफ्रेश मार लो दोस्तों। आइए देखते हैं। यस लेट्स गो। कौन से कथन सुमेलित हैं? शिक्षण को द्विध्रुवी प्रक्रिया क्या जॉन एडम्स ने कहा है? शिक्षण की त्रिध्रुवी प्रक्रिया क्या जॉन डीबी ने कहा है? शिक्षण के 3 चर क्या स्मिथ ने दिए हैं? या डी उपरोक्त सभी सही है दोस्तों। आइए देखते हैं। लेट्स गो। आई यस आई राइट ओके। तो आइए दोस्तों हम सभी जानते हैं गाइज, आगे बढ़ते रहेंगे दोस्तों। बस एक रिमाइंडर, प्लीज इसको ऐसे स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। शिक्षण दोस्तों, शिक्षण इज टीचिंग इज अ बाइपोलर प्रोसेस दोस्तों, जिसमें टीचर और स्टूडेंट 2 चीजें होना जरूरी है दोस्तों। ऐसा पहली बार बिल्कुल सही सर जॉन एडम्स ने कहा था, अर्थात ये सही है दोस्तों। शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया दोस्तों, यहां एक होना चाहिए ऐसे। यस, शिक्षण दोस्तों एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। यह पहली बात प्रयोजनवाद के जनक, जो प्रगतिशील शिक्षा के भी जनक हैं, जिन्होंने दोस्तों विद्यालय को एक सामाजिक इकाई माना है, ऐसे महान विद्वान जॉन डेवी साहब ने कहा है, जिन्होंने शिक्षक शिक्षार्थी के अलावा पाठ्यक्रम को जोड़ा है दोस्तों। और गाइज आपको बता दें, मैं हमेशा बताता हूं, शिक्षण के 3 चर दोस्तों मैंने बताया था। पहले चर को कहते हैं दोस्तों स्वतंत्र चर। क्या? स्वतंत्र चर, जहां शिक्षक आता है दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों आश्रित चर। क्या? आश्रित चर, जहां पे विद्यार्थी आता है गाइज। और इन दोनों को आपस में जोड़ने वाले को मध्यस्थ चर कहते हैं, जो कि पाठ्यक्रम होता है। और आप कोर्स इसका नामकरण दोस्तों किसने किया था? B.O. स्मिथ साहब ने। तो सारे सही हो गए दोस्तों, इसलिए सब गलत हो गए। डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर दोस्तों। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है डी फॉर डेनमार्क। लेट्स गो अगले क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों। शिक्षण के सूत्र किसने दिए दोस्तों? हर्बर्ट स्पेंसर, खेमेनियस, दोनों नहीं गाइज। आई शिक्षण के सूत्र दोस्तों किसने दिए हैं? यस, हर्बर्ट स्पेंसर ने, खेमेनियस ने, दोनों ने, या डी दोनों ने नहीं दिए गाइज। पढ़ा रहा हूं दोस्तों, आजकल टॉपिक पढ़ा भी रहा हूं। आई यस लेट्स गो राइट दोस्तों, शुरू करते हैं शिक्षण। गाइस जैसा मैंने अभी देखिए दोस्तों, कल परसों भी क्लास में पढ़ा रहा था, पेड क्लासेस में पे, क्या कि शिक्षण के दोस्तों वास्तव में आप देखिए दोस्तों, शिक्षण के बहुत सारे सूत्र मिलते हैं। निश्चित, अनिश्चित से निश्चित की ओर, सरल से कठिन की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। पर दोस्तों वास्तव में शिक्षण सूत्रों की संकल्पना पहली बार दोस्तों हर्बर्ट स्पेंसर और खेमेनियस ने दी। बिल्कुल सही। और दोस्तों इन्होंने वास्तव में शिक्षण के दोस्तों, जैसे मैं हमेशा पढ़ाता हूं, इन्होंने शिक्षण के कितने सूत्र दिए हैं दोस्तों? शिक्षण के 11 सूत्र दिए हैं इन्होंने। एंड द राइट आंसर इज गाइस सी फॉर चेन्नई। सही उत्तर है दोस्तों कि इन दोनों ने मिलकर शिक्षण के सूत्र दिए हैं, इसलिए सही उत्तर है गाइस सी फॉर चेन्नई। लेट्स गो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों। आइए दोस्तों, सही जोड़ा सुमेलित करें दोस्तों। आइए पहला, आइए यहां पे ग्रांट आएगा दोस्तों, ग्रांट। पढ़ा भी रहा हूं दोस्तों, मैं चाहूंगा कि खास कर मेरे भाई बहन, इसमें हिस्ट्री दोस्तों सारे बैच में पढ़ा चुका हूं, कंप्लीट कर चुका हूं, इसलिए मैं चाहूंगा कि वो भाई बहन जो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं मुझसे, एक बार दोस्तों प्लीज इसको सही बताएंगे। यस, सही जोड़ा सुमेलित करें दोस्तों। श्रीरामपुर त्रिमूर्ति दोस्तों कौन है? कैरी, वार्ड, मार्समैन, क्या ये है दोस्तों? अगला, भारत में आधुनिक शिक्षा का जनक क्या चार्ल्स ग्रांट है? भारत में आधुनिक शिक्षा का अग्रदूत क्या मैकाले है? या डी उपरोक्त सभी। सारी लाइनें सुमेलित है दोस्तों। आइए देखते हैं। यस, आइए इसको ओके। दोस्तों हम सभी जानते हैं गाइस, आइए दोस्तों फिर से शुरू करते हैं। ये 3 शैतान थे दोस्तों, जो भयंकर शिक्षा के बहाने हिंदू और मुस्लिमों को क्रिश्चियन धर्म के लिए दोस्तों कन्वर्ट कर रहे थे। और दोस्तों हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों की बुराई कर रहे थे। ये थे तो अंग्रेज,
पर अंग्रेजों ने भी दोस्तों इनसे परेशान होकर इन्हें अपने क्षेत्र से निकाल दिया। बाद में पुर्तगालियों के राज्य में चले गए, वहां उन्होंने दोस्तों धर्म प्रचार किया एजुकेशन के बहाने। दोस्तों ईसाई धर्म में ट्रिनिटी होती है, ईश्वर, उसका पुत्र बोले तो क्राइस्ट, और होली घोस्ट आत्मा। उसी तरह से दोस्तों इनको बदनाम थे, कुख्यात थे श्री रामपुर ट्रिनिटी के नाम से। और दोस्तों भारत में मैंने आपको बोला था, भारत में आधुनिक शिक्षा, मैंने आपको पढ़ाया था, भारत में आधुनिक शिक्षा का जनक चार्ल्स ग्रांट का है, जिसने अंग्रेजी शिक्षा का रास्ता साफ किया था। और दोस्तों मैकाले तो बाद में आया था, उसने ग्रांट के प्रपोजल को जमीन पे उतारा, इसलिए उसे पायनियर, शुरुआत करने वाला कहा जाएगा रियल में। इसलिए दोस्तों भारतीय में आधुनिक शिक्षा का अग्रदूत मैकाले को कहते हैं। और दोस्तों सही उत्तर है इसमें सारे के सारे ऑप्शन दोस्तों क्या हैं, सही है। डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। दोस्तों अगला आई 1800, मैं दोस्तों आपको खूब पढ़ाया है, ये देखते हैं 1813 के आज्ञा पत्र की किस धारा के कारण प्राच्य पाश्चात्य विवाद का जन्म हुआ। दोस्तों आई 1813 के आज्ञा पत्र की किस धारा के कारण प्रसिद्ध ऑक्सीडेंटलिस्ट एंड ओरिएंटलिस्ट, जिसे दोस्तों प्राच्य पाश्चात्य विवाद दोस्तों किससे पैदा हुआ। आइए लेट्स गो। दोस्तों हम देख रहे हैं आपके उत्तर आने शुरू हो गए हैं दोस्तों। यस एंड द राइट आंसर इज गाइस क्या, इसकी थी दोस्तों धारा नंबर 43। मैंने दोस्तों बार बार आपको पढ़ाया है। धारा नंबर 43 में दोस्तों दो शब्दों का जिक्र था। क्या, पहली बार दोस्तों भारतीय शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए 1 लाख रुपए की धनराशि दोस्तों आवंटित की गई। पर क्या कहा गया आज्ञा पत्र में कि यह धनराशि भारत में भारतीय विद्वानों एवं भारतीय साहित्य के प्रोत्साहन में खर्च कर दी जाएगी। पर दोस्तों ये साफ नहीं था कि भारतीय विद्वान कौन है, अरबी वाले, अंग्रेजी वाले या दोस्तों संस्कृत वाले। ठीक उसी तरह से दोस्तों यह भी नहीं पता था कि भारतीय साहित्य कौन है, संस्कृत साहित्य, अरबी फारसी साहित्य या विदेशों में पढ़ाया जाने वाला अंग्रेजी साहित्य दोस्तों। और इस पर एक झगड़ा हो गया गाइस। और इसमें ये लोग चाहते दोस्तों, जो पूर्वी विचारक थे वो दोस्तों वो चाहते थे क्या कि यह पैसा भारतीय भाषाओं के उन्नयन में खर्च हो। और दोस्तों पश्चिमी समर्थक क्या चाहते, जैसे राजा राम मोहन राय, वो चाहते दोस्तों कि इसमें भारत में पश्चिमी भाषा, पश्चिमी ज्ञान विज्ञान का विकास हो दोस्तों। इसलिए यह विवाद प्राच्य पाश्चात्य विवाद के नाम से जाना गया। एंड द राइट आंसर इज गाइस ऑफ कोर्स ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। लेट्स गो, अगले चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 आई दोस्तों, इनमें से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है गाइस। कह रहा है कौन सा जोड़ा, इन तमाम जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है। पहला, मैकाले का घोषणा पत्र क्या 2 फरवरी 1835 को आया। बुद्ध, दोस्तों बुद्ध होना चाहिए, यस, बुद्ध का घोषणा पत्र क्या 19 जुलाई 1854 को आया। हंटर कमीशन क्या 3 फरवरी 1882 को आया। या डी उपरोक्त सभी, सारे के सारे जोड़े सही है दोस्तों। ये देखते हैं इसको, यस आई इसको आई और बिल्कुल सही दोस्तों। जैसा आप जानते हैं कि दोस्तों भारतीय शिक्षा का दोस्तों पहला घोषणा पत्र दोस्तों बुद्ध का घोषणा पत्र दोस्तों, जो कि दोस्तों भारतीय शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन लाता है। इसे बुद्ध का डिस्पैच भी कहते हैं दोस्तों। और आप जानते हैं इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। और बिल्कुल सही दोस्तों, यह 2 फरवरी 1835 को आया, अर्थात ये सही दोस्तों बुद्ध। और दोस्तों अगला, सॉरी माफ करेंगे दोस्तों, ये रहा 2 फरवरी 1835 को, माफ करिएगा दोस्तों, मैकाले का दोस्तों विवरण पत्र आया, थोड़ा जल्दबाजी में, यस, माइन्यूट्स ऑफ मैकाले विवरण पत्र आया दोस्तों, जिसने धारा 43 की व्याख्या की। और दोस्तों यस, 19 जुलाई 1854 को बुद्ध का घोषणा पत्र आया, जिसे दोस्तों भारतीय शिक्षा का आदेश पत्र या मैग्ना कार्टा कहा गया। और दोस्तों हंटर कमीशन, जिसका दोस्तों अध्यक्ष थे विलियम हंटर। और दोस्तों यह 3 फरवरी 1882 को आया दोस्तों, अर्थात सब पढ़ा चुका हूं गाइस। द राइट आंसर इज, इसके सारे के सारे ऑप्शन सही है दोस्तों। यस लेट्स गो, क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों, आइए देखते हैं क्या, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है दोस्तों। भाषा विचार से पहले है, क्या वाइगोस्की ने कहा दोस्तों। अहम केंद्रित भाषा, क्या पियाजे ने कहा है। व्यक्तिगत वाक, क्या वाइगोस्की ने कहा है। या डी उपरोक्त सभी सत्य है दोस्तों। आइए देखते हैं इसको, यस आई राइट।
और दोस्तों हम सभी जानते हैं सही उत्तर क्या है। दोस्तों हम सब जानते हैं, वाइगोस्की ने कहा है कि भाषा वह सड़क है जिस पर से विचार गुजरेगा। दोस्तों जैसे अब भाई मूक बधिर हैं, दुकानदार से हमको कैंडी मांगना है, कोई सामान खरीदने गए, अब दोस्तों विचार है कि हमको कैंडी खरीदनी है। अब दोस्तों अगर मान लीजिए मैं मूक बधिर हूं तो इशारा करूं खाने पीने का, अब चुप्पी मार के वहां खड़ा हूं, दोस्तों मेरे विचार को मेरे ब्रेन से दुकानदार नहीं पढ़ लेगा, इसलिए यहां भाषा तो चाहिए। दोस्तों यह वाइगोस्की ने कहा बिल्कुल सही। दोस्तों पियाजे ने क्या कहा कि बच्चे 20 की भीड़ में रहकर अकेले खुद से बातें करते हैं, इसलिए उनकी भाषा स्वार्थी होती है, इसलिए ऐसी भाषा को पियाजे ने अहम केंद्रित भाषा कहा, अर्थात ये भी दोस्तों सही है। व्यक्तिगत वाक, फिर सुनेंगे दोस्तों, व्यक्तिगत वाक क्या है, याद करिए दोस्तों। वाइगोस्की ने कहा बच्चे खुद से बातें करके अपने कार्यों को दिशा देते हैं, इसे उसने इनर टॉक, मैंने आपको बताया दोस्तों, इसे वाइगोस्की ने प्राइवेट स्पीच या दोस्तों इनर वॉक कहा है। दोस्तों इनर टॉक, माफ करेंगे, इनर टॉक कहा है। सो द राइट आंसर इज गाइज, इसके सारे के सारे ऑप्शन सही है, जो उपरोक्त सभी इज द राइट आंसर। और अब चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 10वां दोस्तों। आइए, शिक्षा का पंचसूत्री कार्यक्रम दोस्तों किसने दिया? आइए, बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है दोस्तों। आइए, शिक्षा का पंचसूत्री कार्यक्रम किसने दिया है? यस, ऑप्शन ए कोठारी आयोग ने, ऑप्शन बी हंटर आयोग ने, ऑप्शन सी मुदालियर आयोग ने, ऑप्शन डी 1986 की नीति ने। दोस्तों शिक्षा का पंचसूत्री कार्यक्रम दोस्तों आइए देखते हैं। यस, आइए, ओके, तो दोस्तों शिक्षा का पंचसूत्री कार्यक्रम दिया है किसने, आपको बता दें दोस्तों, हंटर आयोग रॉन्ग, मुदालियर आयोग रॉन्ग। दोस्तों आपको बता दें शिक्षा का पंचसूत्री कार्यक्रम दोस्तों कोठारी आयोग ने दिया दोस्तों। और मेरा मानना है कि आधुनिक आयोगों में दोस्तों बाद में, जैसे आप जानते हैं दोस्तों, बाद में आया कौन दोस्तों, बाद में 1986 की शिक्षा नीति आई और भी तमाम आयोग बने दोस्तों। लेकिन दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कोठारी आयोग भारत का एक ऐसा आयोग था जिसने भारतीय शिक्षा में बहुत ज्यादा परिवर्तन किए दोस्तों। जैसे त्रिभाषा फार्मूला, 10+2+3 की वास्तविक नींव रखने वाला दोस्तों कोठारी आयोग ही था। दोस्तों कोठारी आयोग ने एक पंचसूत्री कार्यक्रम बनाया, क्या? शिक्षा द्वारा रोजगार बढ़ाना, शिक्षा द्वारा राष्ट्रीय उत्पादन बढ़ाना। दोस्तों इस तरह से 5 सूत्री कार्यक्रम बनाए कोठारी आयोग ने। एंड द राइट आंसर इज गाइज ए फॉर अमेरिका, कोठारी आयोग इज द राइट आंसर। अगला दोस्तों आइए, मैंने पढ़ाया दोस्तों, जो लोग पढ़े वो जानते हैं, निम्न में से कौन सा दंड का सिद्धांत वर्जित है? मतलब दोस्तों इनमें से कौन से दंड का प्रयोग नहीं करना चाहिए दोस्तों, मतलब दंड के किस सिद्धांत को नहीं मानना चाहिए, नहीं प्रयोग करना चाहिए? पहला, परिणाम बोधक दंड, सुधारात्मक दंड, प्रतिरोधात्मक दंड और प्रतिशोधात्मक दंड। दोस्तों आइए लेट्स गो। आता है दोस्तों, ये बहुत ही है, एक बड़ा ही मजेदार क्रीम क्वेश्चन है, पूरा चांस रहेगा दोस्तों। मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का एक लंबा चांस रह सकता है। आइए शुरू करते हैं। यस यस दोस्तों, आपको मैं बता दूं, पहले जान ले दोस्तों कि ये तीनों, जैसे आप में से काफी लोग पढ़ा चुका हूं दोस्तों, आप जानते हैं क्या मैंने क्या बोला था कि जब दंड न दिया जाए, सिर्फ दंड का संभावित परिणाम देखकर बंदा डर जाए, उसे दोस्तों परिणाम बोधक दंड कहते हैं दोस्तों। क्या याद करिए, जब मैंने आपको क्लास में पढ़ाया तो मैंने क्या उदाहरण दिया था दोस्तों, क्या कि अगर हम रेलवे में दोस्तों टिकट में यात्रा कर रहे हैं दोस्तों, एक आदमी बेटिकट पकड़ा गया, उसको नक्कली लगा के जेल में लग गए दोस्तों, तो क्या हमारे यार अच्छा किए यार, हम टिकट ले लिए यार, वरना हम भी जेल में जाते। मतलब दोस्तों क्या, या दोस्तों क्या लिखा रहता है कि अगर आप बेटिकट यात्रा करते हुए पकड़े गए तो आपको इतने इतने का जुर्माना देना पड़ सकता है। दोस्तों जानते हैं इसका क्या मतलब है? मतलब आपका दोस्तों की परिणाम बोधक दंड क्या है? अगर आप बेटिकट पाए जाते हो तो परिणाम ये होगा, ये दोस्तों परिणाम बोधक दंड है। यस, सुधारात्मक दंड दोस्तों, मैंने क्या बोला था कि दंड के फलस्वरूप कोड़े मारे गए हो, सजा दी गई हो, पर दंड का उद्देश्य चोर को और बड़ा चोर नहीं बनाना होता दोस्तों, दंड का उद्देश्य हमेशा सुधार करना होता है। यह सुधारात्मक सिद्धांत है दोस्तों। प्रतिरोधात्मक, किसी की गलती पर दोस्तों स्टॉप लगाने के लिए जो दंड दिया जाता है वो प्रतिरोधात्मक है। क्या कि टीचर रोज बोला है बेटा रोज स्कूल टाइम पे आओ बेटा, वो सोचा हटाओ यार गुरुजी बड़े सीधे साधे आदमी हैं, 4-5 दिन कहा, अगले दिन दोस्तों उसने अर्थदंड लगा दिया टीचर ने, अगर आप लेट आओगे 10 रुपया फाइन देनी पड़ेगी। यह दोस्तों क्यों? उस 10 रुपए से गुरुजी का खर्चा नहीं चलेगा, गुरुजी उसको लेट आने की आदत को रोकना चाहते हैं। यह प्रतिरोधात्मक दंड है दोस्तों।
पर दोस्तों सबसे गंदा दंड है क्या? मिथुन चक्रवर्ती की फिल्मों का, मैं कसम खाता हूं इसको जला के मार डालूंगा, बदले की भावना, तुमने मेरा एक हाथ काटा है मैं भी तुम्हारा एक हाथ काटूंगा दोस्तों, बदले की भावना से दंड देना सबसे घटिया दंड है। तो दोस्तों सबसे घटिया क्या है? प्रतिशोधात्मक, क्या? बदले की भावना से दंड देना। दोस्तों आइए आगे चलते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों आइए, क्या एनसीएफ 2005 के लिए, सॉरी दोस्तों कराए, इनमें से कौन सा एनसीएफ 2005 का मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है? दोस्तों पहला, ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना, परीक्षा प्रणाली को लचीली बनाना, मातृभाषा द्वारा प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा को रट्टा मारना से मुक्त करना। दोस्तों आइए इसको, यस इसको राइट। और दोस्तों हम सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं दोस्तों, क्या कि एनसीएफ 2005 के 5 मार्गदर्शी सिद्धांत है, जिसमें दोस्तों ये वाला बिल्कुल सही, इसलिए हमारा उत्तर नहीं है दोस्तों। तो उसने कहा है हमको बताना है कौन सा नहीं है दोस्तों, क्या कौन सा नहीं है दोस्तों। एक मिनट रुकेंगे। यस आइए दोस्तों, हम सभी जानते हैं उन्होंने क्या कहा है कि सिर्फ किताबी ज्ञान ना दे, नॉलेज को बाहर की दुनिया से कनेक्ट करें, अर्थात ये सही है, इसलिए हमारा उत्तर भी दोस्तों नहीं है। अगला, परीक्षा प्रणाली को लचीली बनाना। दोस्तों उन्होंने कहा परीक्षा विद्यार्थी, ये नहीं कि भैया आदमी बीमार है, मैंने उस दिन आपको क्या बोला दोस्तों, बेहोश है, बीमार है, भैया परीक्षा देने आओ, परीक्षा विद्यार्थी की सुविधा के अनुसार हो। ये भी सही, ये भी गलत हो गया दोस्तों। शिक्षा को उन्होंने कहा कि रट्टा, हमारे यहां दोस्तों क्या है, लोग पूछते भाई आपको गीता के कितने श्लोक याद हैं? जी मेरे को 100 श्लोक याद है। उन्होंने कहा भैया आपको अर्थ आता है? नहीं भाई मैंने तो बस रट्टा मारा है गीता के श्लोक। तो उन्होंने कहा परीक्षा शिक्षा को रट्टा मारने से मुक्त किया जाए, अर्थात दोस्तों ये भी सही है, और ये भी आपका उत्तर नहीं है दोस्तों। यस, एनसीएफ 2005 ने कहा है दोस्तों क्या शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो, यह सही है, पर ये एनसीएफ का मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं गाइस, इसलिए ये हमारा उत्तर है। यस, सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर दोस्तों। सही उत्तर क्या है? सी फॉर चेन्नई। लेट्स गो। एनसीएफ दोस्तों, एनसीएफ 2005 के दस्तावेज में क्या निहित है दोस्तों? एक भाषा, द्विभाषा, बहुभाषा, बी और सी दोनों। दोस्तों आइए देखते हैं। यस, एनसीएफ 2005 के दस्तावेज में दोस्तों क्या निहित है? एक भाषावाद, द्विभाषावाद, बहुभाषावाद, या बी और सी दोनों। तो आपको बता दें गाइज, एनसीएफ 2005 के डॉक्यूमेंट में सीधा सीधा कहा गया है क्या कि हमारी भाषा दोस्तों, एक भाषा द्विभाषा दोस्तों अपनी जगह पे, उन्होंने कहा कि कम से कम द्विभाषावाद या बहुभाषावाद। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ये दोनों सही होगा। अब दोस्तों दो विकल्प तो टिक नहीं कर सकते, इसलिए दोस्तों अपन क्या लगाएंगे? डी फॉर डेनमार्क। दोस्तों सही उत्तर है डी फॉर डेनमार्क। क्या बी और सी दोनों ही सही है गाइज। आइए आगे चलते हैं। आइए चलेंगे दोस्तों। बौद्धकालीन शिक्षा के बारे में क्या सत्य है दोस्तों? दोस्तों यहां से एक क्वेश्चन जरूर आएंगे दोस्तों। आपको तीनों दोस्तों ये बात जान लीजिए कि तीनों काल की शिक्षाओं में से दोस्तों बौद्धकालीन, यस, और दोस्तों मुस्लिम कालीन और वैदिक कालीन शिक्षा से एक जरूर आएगा। दोस्तों देखते हैं बौद्धकालीन शिक्षा में क्या सत्य है। शिक्षा की शुरुआत प्रवज्जा संस्कार से होती थी। शिक्षा में उपसंपदा संस्कार भिक्षु शिक्षा में थी। शिक्षा सर्वसुलभ थी। डी उपरोक्त सभी। आए यस आए चलेंगे। तो हमने इसको कई बार पढ़ा है मेरे बच्चों, और आप जानते हैं इसका सही उत्तर क्या दोस्तों। दोस्तों पहले ही बता चुका हूं, बिल्कुल सही दोस्तों, प्रवज्जा, जो कि दोस्तों पाली भाषा में पवज्जा शब्द था, जिसका अर्थ होता है दोस्तों घर से बाहर ले जाना, मतलब घर से बाहर गुरु जी के पास ले जाना। यार दोस्तों बिल्कुल सही है, शिक्षा का शुरुआत प्रवज्जा संस्कार से होती थी। अगला, शिक्षा में उपसंपदा, बिल्कुल दोस्तों उन्होंने क्या कहा कि अगर आप एक शिक्षा का टाइम खत्म करने के बाद आप घर लौटकर गृहस्थ जीवन जी सकते थे, पर दोस्तों ब्रह्मचर्य धारण करना पड़ता था दोस्तों, किसके लिए? भिक्षु शिक्षा के लिए। और दोस्तों उनके लिए उपसंपदा संस्कार होता था, जो बहुत ही मुश्किल था दोस्तों, अर्थात ये भी सही दोस्तों, इसलिए ये भी आपका उत्तर नहीं है। यस, और दोस्तों ये भी सही, माफ करेंगे, शिक्षा याद करिए दोस्तों, जैसे शूद्रों के लिए दोस्तों ध्यान से सुनेंगे, मैं हमेशा पढ़ाते वक्त बोलता हूं कि शायद बौद्धकालीन शिक्षा दुनिया की पहली समावेशी शिक्षा थी, क्योंकि शूद्रों के लिए कोई भी रोक टोक नहीं था दोस्तों।
सभी शिक्षा ले सकते थे। इसलिए गाइस ये सारी की सारी बातें सही थी, इसलिए गलत हो गई। डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। दोस्तों सही उत्तर क्या है? डी फॉर डेनमार्क। लगे दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। 1986 की नीति के बारे में दोस्तों मैंने आपको बोला था, लगभग दोस्तों पूरे क्वेश्चन जो पढ़ाया है पूरे का जिस्ट आइए देखते हैं। 1986 की शिक्षा नीति के बारे में क्या सत्य है दोस्तों? पहला, नवोदय विद्यालयों की स्थापना। बी, राष्ट्रीय आय का 6% शिक्षा पर व्यय। सी, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। डी, उपरोक्त सभी दोस्तों। बस मुझे यकीन है दोस्तों जो लोग पढ़ रहे हैं उन्हें काफी सुकून मिलेगा इसको सॉल्व करके। आई 1986 की शिक्षा नीति के बारे में क्या सत्य है दोस्तों? तो हम सभी जानते गाइस 1986 की शिक्षा नीति के दोस्तों दस्तावेज में लिखा गया था क्या कि आने वाले वर्षों में यह आमूलचूल परिवर्तन करेगी, बुद्ध के घोषणा पत्र की तरह। क्योंकि दोस्तों उसे भी भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया था। उसने कहा आने वाले समय में यह शिक्षा नीति भारतीय शिक्षा का रुख बदल देगी, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा साबित होगी दोस्तों। और क्या? नवोदय। जी हाँ, नवोदय विद्यालयों की स्थापना की बात की गई है। क्या कि प्रत्येक जिले में गति निर्धारक विद्यालय, बाकी विद्यालयों को आदर्श मानने के लिए नवोदय विद्यालय बनाए जाएंगे। अर्थात ये सही है दोस्तों। और उन्होंने क्या कहा कि राष्ट्रीय आय का 6% एजुकेशन पे खर्च किया जाएगा। ये भी बिल्कुल सही दोस्तों। और उन्होंने क्या कहा कि भारत में स्कूलों की दशा बहुत खराब है, इसलिए प्राथमिक स्तर पर, पहले दोस्तों प्राथमिक स्तर पे आया फिर उच्च प्राथमिक, मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराए के लिए 2 कमरे, 1 बरांडा और 2 शिक्षक जिसमें 1 महिला है, इतना सुनिश्चित किया जाए कि स्कूल को दोस्तों, यहां ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड था ये भी सही था। अर्थात तीनों सही है गाइस, इसलिए द राइट आंसर इज डी डेनमार्क दोस्तों। आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 16। आइए वर्धा योजना के बारे में गलत कथन बताइए दोस्तों। आइए वर्धा योजना के बारे में गलत कथन बताइए। पहला, इसकी शुरुआत 22-23 अक्टूबर 1937 को वर्धा से हुई। यह हस्त कौशल पर आधारित व्यावसायिक शिक्षा थी। इसमें हस्त कौशल का शिक्षण प्रतिदिन 3 घंटे 20 मिनट थी। प्रतिदिन शिक्षण की अवधि 4 घंटे 30 मिनट होती थी दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। यस, लेट्स गो। राइट, दोस्तों अभी सब पढ़ा चुका हूं गाइस, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप एकदम सही उत्तर देंगे। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। जी हाँ, आइए शुरू करते हैं। यस, क्या दोस्तों इसकी शुरुआत, जी हाँ दोस्तों, 22-23 अक्टूबर को मैंने आपको बताया था वर्धा में श्री मन्ना नारायण अग्रवाल की मारवाड़ी सभा से वर्धा योजना की नींव डाली, क्योंकि दोस्तों वहां एक अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन बुलाया गया था दोस्तों। अर्थात ये भी गाइस सही है, इसलिए आगे चलेंगे दोस्तों, चेक करेंगे। अगला, यह हस्त कौशल, जी हाँ गांधी जी चाहते थे, उन्होंने कहा कि शिक्षा रोजगार देने में सक्षम हो, इसलिए दोस्तों ये भी सही हो गया। यह व्यावसायिक शिक्षा थी जो नौकरी दिलाती है दोस्तों। अगला, और अगला क्या है दोस्तों, इनमें हस्त कौशल का शिक्षण प्रतिदिन 30 घंटे 20 मिनट होता था। जी हाँ बिल्कुल 3 घंटे दोस्तों। टोटल क्लास 5 घंटे 30 मिनट चलती थी, जिसमें 3 घंटे 20 मिनट जैसे दोस्तों टोकरी बनाने की शिक्षा, मछली पालन या दोस्तों और चमड़े कार्य की शिक्षा दोस्तों देते थे। अर्थात ये भी सही है। और दोस्तों अभी भी मैंने बताया था कि 5 घंटे 30 मिनट थी, जबकि दोस्तों ये 4 घंटे बता रहा है, इसलिए यही वाला गलत है दोस्तों। डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। सही उत्तर है डी फॉर डेनमार्क। अगला चलेगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17। आइए मुस्लिम कालीन शिक्षा के बारे में दोस्तों, आइए मुस्लिम कालीन शिक्षा के बारे में गलत कथन बताइए दोस्तों। यस, एक दोस्तों पूरा का पूरा रिवीजन सेट है। मुस्लिम कालीन शिक्षा के बारे में गलत कथन बताइए। पहला, यस शुरू करते हैं। शिक्षा की शुरुआत बिस्मिल्लाह संस्कार से होती थी। शिक्षा का माध्यम अरबी एवं फारसी भाषा थी। प्राथमिक स्तर पर मदरसे में शिक्षा होती थी। गणित में निपुण विद्यार्थी को रियाजी कहते थे दोस्तों। आइए देखते हैं। लेट्स गो। आइए शुरू करते हैं। ओके, लेट्स गो। दोस्तों मैंने आपको बोला था क्या कि बिस्मिल्लाह संस्कार से शिक्षा की शुरुआत होती थी, जिसकी न्यूनतम उम्र थी 4 वर्ष 4 महीने 4 दिन। अर्थात पहला कथन दोस्तों बिल्कुल सही है। दूसरा, रियाज दोस्तों शिक्षा का माध्यम अरबी एवं फारसी भाषा थी। जी हां, अरबों के आक्रमण से अरबी भाषा माध्यम बनी, फिर दोस्तों फारसियों द्वारा फारसी माध्यम बनी। अर्थात ये भी सही है गाइस। और दोस्तों मैंने आपको पहले ही बोला था गणित में दोस्तों, गणित रियाज का
अभ्यास का विषय होता था, इसलिए गणित में निपुण विद्यार्थी को रियाजी कहते थे दोस्तों। क्या कहते थे? रियाजी। गणित रियाज प्रैक्टिस का विषय है। और दोस्तों मैंने आपको पढ़ाया था क्या कि दोस्तों प्राथमिक शिक्षा मकतबों में होती थी। और मैंने क्या बोला था? मकतब शब्द अरबी भाषा से निकला है, जिसका अर्थ है कुतुब से निकला है, जिसका अर्थ है लिखना पढ़ना। जबकि दोस्तों उच्च प्राथमिक सॉरी माफ करेंगे, उच्च शिक्षा मदरसों में होती थी, और मदरसा अरबी के दरस शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है भाषण देना दोस्तों। और भाषण आप निम्न स्तर पर नहीं दे सकते, इसलिए द राइट आंसर इज गाइस क्या कि यहां मदरसे के जगह क्या होना चाहिए? मकतब होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि हमको गलत कथन याद करना है। इसलिए दोस्तों ये सारे सही वाले गलत हो जाएंगे और गलत वाला दोस्तों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। लेट्स गो अगले क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। अगले आइए दोस्तों नेक्स्ट गाइस, ये क्वेश्चन भी बहुत हॉट रहेगा दोस्तों, वेरी वेरी हॉट। दोस्तों इस पूरी प्रैक्टिस में कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके लिए दोस्तों मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा दोस्तों, बहुत ज्यादा बोलना थोड़ा आदमी को ढोंगी बनाता है। और दोस्तों ये बहुत हॉट कलेक्शन है, ये 30 क्वेश्चन का कलेक्शन बहुत ही हॉट है। ये शुरू करते हैं। वैयक्तिक विभिन्नता में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू शामिल हो सकता है जिसका मापन संभव हो, यह परिभाषा किसने दी है दोस्तों? यस, कि वैयक्तिक विभिन्नता में आपकी पर्सनैलिटी का कोई भी पक्ष शामिल हो सकता है, बस शर्त यह है कि इसका मापन हो। यह परिभाषा किसने दी है? टॉयलर ने, स्किनर ने, जेम्स ड्रेवर ने, आप गेट्स ने। दोस्तों ऐसे करते हैं। यस आई इसको यस आइस। तो देखिए गाइज, वैयक्तिक विभिन्नता में कह रहा दोस्तों कि वैयक्तिक विभिन्नता में संपूर्ण व्यक्तित्व का, गाइज मैं आपको बताया था वैयक्तिक विभिन्नता के अध्ययन के जनक कौन है दोस्तों? मैं हमेशा बोलता हूं वैयक्तिक विभिन्नता का चैप्टर सुपर टीटी में है, और ये मात्र 1 मिनट का टॉपिक है। सिर्फ 2 चीजें याद करनी है। वैयक्तिक विभिन्नता के अध्ययन का जनक कौन है दोस्तों? गॉल्टन। लास्ट टाइम उसकी पुस्तक आई थी, मैंने आपको पढ़ाया है, हेरिडेटरी जीनियस। और दोस्तों 2 तगड़ी परिभाषाएं, 3, एक किसकी? टॉयलर की। फिलहाल दोस्तों यह परिभाषा आप जानते हैं स्किनर की है। टॉयलर ने क्या कहा है दोस्तों कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अंतर इतना स्पष्ट है कि कभी कभी लगता है कि वैयक्तिक विभिन्नता पूरे ब्रह्मांड का पिक्चर है। ये दोस्तों टॉयलर ने कहा है, फिलहाल आपका उत्तर नहीं है। और जेम्स ड्रेवर ने कहा है दोस्तों क्या कि एक व्यक्ति अपने समूह या प्रजाति की औसत से जो भी अंतर रखता है या विभिन्नता रखता है, उसे ही वैयक्तिक विभिन्नता कहते हैं दोस्तों। अर्थात ये भी आपका उत्तर नहीं है, सही उत्तर है क्या दोस्तों? स्किनर इज द राइट आंसर। इसको अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। आई मजा आ जाएगा जब ये आज ही पढ़ाया है दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि हम बढ़िया करेंगे और आप बताएंगे क्या हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली का सही क्रम क्या है दोस्तों? देख के बताएंगे। हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली का सही क्रम क्या है? A B C D। मैं चाहता हूं दोस्तों आप देख के बताएं इसको। हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली का सही क्रम दोस्तों क्या है? ऑप्शन ए प्रस्तुतिकरण, प्रस्तावना, तुलना, अनुप्रयोग, सामान्यीकरण। प्रस्तावना, सामान्यीकरण, तुलना, अनुप्रयोग, प्रस्तुतिकरण। सामान्यीकरण, तुलना, प्रस्तुतिकरण, अनुप्रयोग और प्रस्तावना। प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण और अनुप्रयोग दोस्तों सही। आइए देखिए। यस हो जाएगा। यस राइट। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया दोस्तों कि ये दोस्तों शिक्षण के स्तर से आप एक क्वेश्चन मान के चलिए गाइस। मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षण के स्तर से आपको क्वेश्चन आएगा ही आएगा। दोस्तों मैंने आज ही तीनों स्तर फिर से पढ़ाए हैं दोस्तों। पंचपदी प्रणाली जिसको मैंने बोला था कि शिक्षण का स्मृति स्तर है दोस्तों, ये क्या कहता है? रट्टा मारने पर पहले टॉपिक को इंट्रोड्यूस करो, पढ़ाने मत लगो। अर्थात दोस्तों पहले प्रस्तावना दो, फिर टॉपिक को विद्यार्थी के सामने प्रेजेंट करो, लाइफ से जोड़कर, पूर्व ज्ञान से जोड़कर। यह दोस्तों प्रस्तुतिकरण है। फिर समान परिस्थितियों में तुलना करो कि यह नॉलेज एक ही जगह नहीं है, ऐसे समान में सब जगह यूज हो जाएगा। यह तुलना है दोस्तों। खूब उदाहरण दीजिए, लेकिन लास्ट में कंक्लूजन भी बताइए, निष्कर्ष भी बताइए, वरना बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। सामान्यीकरण दोस्तों। और फिर जब बच्चे को आप चीजें सिखा दो तो प्रश्न पूछकर सीखी गई जानकारी को यूज करवाओ दोस्तों, यह अनुप्रयोग है। सो डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर दोस्तों, हम सभी जानते हैं। यस इसको आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 20। आइए
और दोस्तों फिर से एक दमदार, दोस्तों रियल में ये कलेक्शन बहुत ही दमदार है दोस्तों। मापन का वह स्तर जिसमें परम शून्य आता है दोस्तों। नामित मापन, अनुपातिक मापन, अंतराल मापन, क्रमिक मापन। गाइस आइए इसको, मापन का वह स्तर दोस्तों जिसमें परम शून्य शामिल है, वो कौन सा होता है दोस्तों, आपको बताना है। आइए कौन सा है एक बार आइए देखते हैं दोस्तों, क्या है, क्या यह नामित मापन है, अनुपातिक मापन है, अंतराल मापन है, या फिर दोस्तों क्रमिक मापन है। आइए देखते हैं यस इसको। आइए दोस्तों मैंने आपको क्या बोला था कि यह क्वेश्चन फिर से दोस्तों बहुत हॉट है दोस्तों, मैं आपको बोलूंगी इट्स अ वेरी हॉट क्वेश्चन, और दोस्तों यूपीटीटी का, सुपर टीटी का फेवरेट। दोस्तों मैंने आपको बोला था कि मापन के स्तरों का विभाजन किया था महान स्टीवेंसन साहब ने। किसने? स्टीवेंसन ने। और दोस्तों उनकी मापन की परिभाषा भी क्या, यह दोस्तों उनकी मापन की परिभाषा भी मैंने क्या बोला था, निश्चित नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया मापन है, अर्थात मापन बिना नंबर्स के नहीं हो सकता। दोस्तों उन्होंने मापन किए दोस्तों, ये उनका दो आधुनिक मापन का जनक माना जाता है दोस्तों स्टीवेंसन साहब को। और खास ही खास उन्होंने दोस्तों उनकी दो बातें, तीन फैक्ट उनके बारे में आधुनिक मापन का जनक मानते हैं उन्हें। मापन के 4 स्तर दोस्तों, ध्यान रखेंगे, मापन, ध्यान रखिएगा गाइस, ये मापन के प्रकार नहीं है, दीज आर द लेवल्स ऑफ मेजरमेंट। ये मापन का स्तर है दोस्तों, मापन का क्या है, स्तर है, न कि मापन का प्रकार है। मतलब लगातार जैसे जैसे हम नीचे ऊपर जा रहे हैं लेवल बढ़ता जा रहा है। और दोस्तों ध्यान सुनेंगे तो, और मापन की परिभाषा गाइस मैंने क्या बोला था, जब कुछ ना पता चले, सिर्फ नाम के आधार पे मापन हो जाए, जैसे गांव में स्त्री पुरुष की जनसंख्या, एक तरफ स्त्री लिखा है एक तरफ पुरुष, यह नाम है, यह नामित मापन है, इसमें परम शून्य। पर दोस्तों मैंने क्या बोला था कि परम शून्य सिर्फ आनुपातिक मापन में आता है, जहां किसी गुण का पूरी तरह से गायब होना दिखाता है। क्या मैंने क्या बोला था दोस्तों कि राम ने श्याम को क्रिकेट मैच में 5-0 से हराया। कितना? 5-0 से। दोस्तों टोटल मैच कितने हुए? 5। जीत कौन गया? राम। श्याम कितना मैच जीता दोस्तों? उत्तर है एक भी मैच नहीं जीता। तो यहां 0 का अर्थ 1/3 1/4 नहीं दोस्तों, टोटली नील है, और नील सिर्फ आनुपातिक मापन में आ सकता है। सो द राइट आंसर इज गाइस पी फॉर बॉम्बे। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, जनरली इतना ही पूछता है, तो मैं चाहूंगा इसको आप एकदम सीधा सीधा याद कर ले दोस्तों। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 का। आइए आ जाए दोस्तों, मजा आ जाए। इसमें दोस्तों बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चन है, इसलिए मैं चाहूंगा एक बार देखेंगे। शिक्षण कौशल वे अनुदेशात्मक क्रियाएं हैं जिनका प्रयोग एक शिक्षक अपनी कक्षा को प्रभावशाली बनाने के लिए करता है। यह कथन दोस्तों किसका है? दोस्तों मैं आपको फिर से बोल देता हूं कि सुपर टीटी के पेपर में दोस्तों शिक्षण कौशल की एक परिभाषा आएगी, या और यूपीटीटी में दोस्तों दोनों जगहों पे यह एक हॉट परिभाषा रहेगी। और दोस्तों जो शिक्षण कौशल है, जैसे श्यामपट्ट कौशल आप देख रहे हो, इस बार भी आया था दोस्तों, उद्दीपक परिवर्तन कौशल आया था, और मॉर्निंग इवनिंग दोनों वाले पेपर में आया था दोस्तों। शिक्षण कौशल से एक क्वेश्चन आएगा। शिक्षण कौशल की दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूं 3 प्रमुख परिभाषाएं हैं। किसकी? एक दोस्तों किसकी आएगा दोस्तों, एक है दोस्तों स्मिथ साहब की, दूसरी रॉस साहब की दोस्तों, माफ करेंगे दोस्तों, एक गेज की, दूसरी मैकिंटर एंड वाइट की, और तीसरी दोस्तों वीके पासी साहब की। भाई एक बार देखते हैं दोस्तों हम कितना जानते हैं। तो गाइज यह परिभाषा फिलहाल जो अभी आप अपनी आंखों के सामने देख रहे हो दोस्तों, यह परिभाषा है किसकी? मैकिंटर एंड वाइट की। नहीं दोस्तों, एलन गेज इज द राइट आंसर। क्या? शिक्षण कौशल दोस्तों क्या है? पढ़ाने की कला, सिखाने की कला। कह रहा है वे अनुदेशात्मक क्रियाएं हैं जिनका प्रयोग एक बेहतर कक्षा बनाने के लिए टीचर करता है। और दोस्तों यह कहा है किसने? एलन गेज ने। इसको प्लीज लिख लीजिएगा। यस आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर दोस्तों यस, मॉन्टेसरी प्रणाली के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? आइए, मॉन्टेसरी प्रणाली के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? पहला, मॉन्टेसरी प्रणाली मुख्यतः मंदबुद्धि बालकों के लिए थी। इसमें 3 से 7 वर्ष के बालकों के लिए शुरुआत की गई थी। इसमें ज्ञानेंद्रीय, कर्मेंद्रीय एवं गणित एवं व्याकरण शिक्षा 3 भाग थे। डी उपरोक्त सभी दोस्तों। आइए इसको शुरू करते हैं। यस, मॉन्टेसरी प्रणाली के बारे में कौन सा कथन सत्य है गाइस? आइए देखते हैं। यस दोस्तों, जैसा आप जानते हैं मॉन्टेसरी प्रणाली, जिसका दोस्तों इस तरह का पहला स्कूल लगभग 1907 में
मारिया मोंटेसरी ने इटली में खोला दोस्तों, और इटली में मेडिकल साइंस में दोस्तों पहली महिला थी जिन्होंने पीएचडी हासिल की, किससे? रोम यूनिवर्सिटी से, जिसने पूरी दुनिया को ये कह के चौंका दिया कि अगर इंद्रिय आधारित शिक्षा दे, कर्मेंद्रिय आधारित शिक्षा दे, तो मंद बुद्धि बालक को भी कुछ हद तक सामान्य बालकों की तरह सिखाया जा सकता है। ये सही है दोस्तों, बिल्कुल सही। और दोस्तों यह मुख्यतः 3 से 7 वर्ष के मंद बुद्धि बालकों पर उनका प्रयोग था, ये भी सही दोस्तों। और उनके यहाँ दोस्तों 3 प्रकार की शिक्षा थी। ज्ञानेंद्रिय शिक्षा, इंद्रियों के माध्यम से, जैसे गंध स्वाद जानना। कर्मेंद्रिय दोस्तों बॉडी मूवमेंट, गामक कौशलों का विकास, चलना दौड़ना, उठना बैठना। और दोस्तों लास्ट में गणित एवं व्याकरण। एंड गाइस द राइट आंसर डी फॉर डेनमार्क। दोस्तों ये सारे के सारे सही है, इसलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी फॉर डेनमार्क। और अगला चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23। क्या? निम्न में से सही कथन का चयन करें दोस्तों। पहला, प्रतिभाशाली बालक भी समस्यात्मक बालक और निर्योग्य हो सकता है। अधिगम निर्योग्यता परिवर्तनशील होती है। अपवंचित बालकों में सुविधाओं की कमी पाई जाती है। या डी उपरोक्त सभी दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। यस गो गो आई राइट ओके। दोस्तों जैसा आप जानते हैं, मैंने कई बार बोला है क्या कि दोस्तों प्रतिभाशाली होने के बावजूद एक आदमी को डिसलेक्सिया हो सकता है, डिस्कैल्कुलिया हो सकता है दोस्तों, अर्थात यह सही है। अधिगम निर्योग्यता, मैंने बोला दोस्तों तुतलाना हकलाना अधिगम निर्योग्यता ही है, पर दोस्तों बाद में अपने आप छूट जाता है, मतलब जरूरत पड़ने पर इसे छोड़ा जा सकता है, अर्थात ये भी सही है गाइस। अगला, अपवंचित, मैंने आपको क्या बोला दोस्तों? कौन है अपवंचित बालक? जो बचपन में सुविधाओं की कमी की वजह से नहीं पढ़ पाया, उसे अपवंचित बालक कहते हैं दोस्तों, अर्थात ये वाला भी सही है। इसलिए गाइज ये सब के सब गलत हो जाएंगे और डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है दोस्तों डी फॉर डेनमार्क। और अगला चलेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा असतत चर है दोस्तों? निम्न में से कौन सा असतत चर है? पहला, उम्र, लंबाई, किताबों की संख्या, वजन। मैंने दोस्तों कई बार पढ़ाया है और मुझे यकीन है कि आप इसे निश्चित बढ़िया से बताएंगे दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। यस ओके। चलिए दोस्तों आपको बता दें क्या दोस्तों, मात्रात्मक मापन दोस्तों वह मापन जिसकी यूनिट होती है दोस्तों। मात्रात्मक मापन दोस्तों गुणात्मक मापन है, जैसे बुद्धि का मात्रा नहीं होती इसलिए गुणात्मक मापन है। लंबाई, चौड़ाई, वजन, ये मात्रात्मक मापन है दोस्तों। और मात्रात्मक मापन को दोस्तों 2 चरों में भागा गया है। क्या? एक सतत चर दोस्तों और दूसरा असतत चर दोस्तों। सतत चर का मतलब है जिसमें कोई गैप ना हो, अर्थात मापन दशमलव में भी संभव हो, कोई गैप ना हो, उसे सतत चर कहा जाएगा दोस्तों। जब मापन हमेशा एक पूर्णांक संख्या हो, अर्थात दशमलव में संभव ना हो, तो उसे दोस्तों हम असतत चर कहते हैं। जैसे आइए चेक करते हैं दोस्तों, जैसे उम्र। अब दोस्तों कोई जरूरी थोड़ी है कि उम्र 12 साल हो, 13 साल हो, 12 साल 1 महीने भी हो सकती है। 12 साल अर्थात दोस्तों यह एक सतत चर है दोस्तों, इसलिए यह आपका उत्तर नहीं है क्योंकि हमको असतत चर पता करना है दोस्तों। अगला, लंबाई दोस्तों, लंबाई भी ऐसे ही हो सकती है। जरा सोचिए दोस्तों, लंबाई क्या हो सकती है? लंबाई 5 फीट 2 इंच हो सकती है, कोई जरूरी थोड़ी हर बार फीट में ही होगी, अर्थात ये भी आपका उत्तर नहीं क्योंकि ये भी सतत चर है दोस्तों। अगला है वजन दोस्तों, वजन की भी कहानी यही है। वजन 10 किलो 200 ग्राम हो सकता है, 5 किलो 300 ग्राम हो सकता है, अर्थात ये भी दोस्तों सतत चर है। पर दोस्तों किताबों की संख्या, क्या किताब 1.5 किताबें? कभी आपने सुना यार मेरे पास 3.25 किताबें हैं? या दोस्तों परिवार के सदस्यों की संख्या, मैंने लास्ट टाइम आपको क्या बताया था कि अगर एक पत्नी, एक पति और एक 2.5 साल का बच्चा आ रहा है तो आप क्या बोलेंगे? 3 लोग आ रहे हैं। आप थोड़ी बोलोगे कि बेटा 2.25 लोग आ रहे हैं, बच्चा तो बहुत छोटा है उसको 2.25 मान लेते हैं। दोस्तों परिवार की संख्या की सदस्यों की संख्या पूर्णांक होती है, अर्थात यह कैसा चर है दोस्तों? असतत चर है। सो द राइट आंसर इज सी फॉर चेन्नई। एक बार यस करें। हाँ सर हम आपकी बात को समझ गए दोस्तों, पहले क्लियर करें इसको। आइए क्वेश्चन नंबर 25 दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। यस किया जाए। हाँ सर हम आपकी बात को समझ गए हैं। पहले कंफर्म करें दोस्तों कितने लोग हैं जो इस बात को समझ गए हैं। यस आइए इसको जी बिल्कुल सही। आइए
दोस्तों निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? शिक्षण की तीन अवस्थाएं हैं, शिक्षण के तीन चर हैं, शिक्षण की अवस्थाएं टॉलमैन ने कही हैं, शिक्षण केवल शिक्षक केंद्रित होता है। दोस्तों आइए देखते हैं। यस, आइए पढ़ा रहा हूं दोस्तों, अभी ये सब आपको पढ़ा ही रहा हूं दोस्तों। शिक्षण की, आप जानते हैं दोस्तों, आपने बीटीसी बीएड में पढ़ा होगा, शिक्षण की अवस्थाएं दोस्तों, जिन्हें हम तीन अवस्थाएं हैं। क्या? शिक्षण पूर्व अवस्था, अंतः क्रियात्मक अवस्था और उत्तर अंतः क्रियात्मक अवस्था, जो टॉलमैन ने दी है दोस्तों। अर्थात ये और ये सही हो गया दोस्तों। और अभी भी मैंने आपको बताया कि शिक्षण के तीन चर हैं दोस्तों, स्वतंत्र चर, आश्रित चर और मध्यस्थ चर, जो स्मिथ साहब ने कहे हैं। अर्थात ये तीनों सही हो गए, इसलिए तीनों गलत काट करके दोस्तों जो गलत है उसको सही काटेंगे। क्या? शिक्षक दोस्तों, शिक्षण बाल केंद्रित भी हो सकता है, जबकि ये केवल क्या कह रहा है? शिक्षक केंद्रित, इसलिए दोस्तों यही गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 दोस्तों, असत्य, असत्य कथन का चयन करें दोस्तों। सेम टाइप का एक बार देखेंगे। पहला, मुस्लिम कालीन शिक्षा में बिस्मिल्लाह संस्कार से शिक्षा शुरू होती है। इसकी न्यूनतम आयु 4 वर्ष 4 महीने 4 दिन थी। इसमें शारीरिक दंड दिया जाता है। मुस्लिम कालीन शिक्षा में मकतब उच्च शिक्षा के केंद्र थे दोस्तों। उत्तर साफ साफ दोस्तों समझ में आ रहा है, सही उत्तर कहां है? यस, मुझे यकीन है आप समझ रहे हैं इसको। असत्य कथन का चयन करें दोस्तों। आइए देखते हैं असत्य कथन। दोस्तों हम सभी जानते हैं मुस्लिम कालीन शिक्षा बिस्मिल्लाह संस्कार से होती थी, अर्थात ये सही है, इसलिए हमारा उत्तर भी नहीं गाइड है, इसलिए दोस्तों हम इसको गलत काट देंगे क्योंकि सही। अगला, इसकी न्यूनतम आयु दोस्तों मैंने आपको बोला था कि मिनिमम एज थी 4 वर्ष 4 महीने 4 दिन, अगर क्रॉस हो जाती थी तो 5 5 5 6 6 6, अर्थात ये भी सही दोस्तों, ये भी गलत हो गया। इसमें दोस्तों आपको बता दें मुस्लिम कालीन शिक्षा में मुर्गा बनाना, कोड़े मारना दोस्तों बड़ी ही कड़ा अनुशासन था, ये भी सही है दोस्तों। पर अभी भी मैंने आपको बताया क्या कि मकतब प्राथमिक शिक्षा के केंद्र थे दोस्तों, जबकि मदरसे उच्च शिक्षा के केंद्र थे, जबकि यहां दोस्तों ठीक उसका उल्टा कहा गया है, इसलिए दोस्तों ये हमारा उत्तर नहीं है। आइए आगे चलते हैं। तो डी फॉर डेन दोस्तों, इसलिए सही सारे गलत हो गए और गलत वाला क्या हो गया दोस्तों? सही हो गया। मैं फिर से लगा दूं, डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। सो वैसे आप समझ ही रहे हैं। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 27। आइए, सत्य कथन का चयन करें दोस्तों। आइए, सत्य कथन का चयन करें। वुड का घोषणा पत्र 100 अनुच्छेदों में था। बी, इसके द्वारा कलकत्ता, मद्रास और बंबई विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। इससे मैकाले की निस्यंदन नीति का अंत हुआ। और दोस्तों अगला, डी, उपरोक्त सभी दोस्तों। मेरा मेन मोटो दोस्तों आपको याद कराना है, मेरा मेन मोटो पढ़ाना नहीं दोस्तों। मैं चाहता हूं फैक्ट को किसी तरह से बस याद कर लिया जाए दोस्तों। आइए एक बार देखते हैं। यस, तो वुड का घोषणा पत्र दोस्तों देखते हैं 100 अनुच्छेदों में था। मैंने आपको बोला दोस्तों यह 100 अनुच्छेदों का विशाल डॉक्यूमेंट था, अर्थात ये सही है, इसलिए ये दोस्तों सही हुआ। क्या? मैंने आपको बोला दोस्तों प्रथम आधुनिक विश्वविद्यालयों की स्थापना कलकत्ता, मद्रास और मुंबई को टारगेट किया गया दोस्तों, अर्थात ये भी सही है। और दोस्तों उन्होंने कहा कि मैकाले की शिक्षा नीति को बंद कर दिया जाए, दोस्तों ये भी दोस्तों सही हो गया, इसलिए तीनों सही हो गए दोस्तों। तो 3 टिक नहीं मारेंगे, इसलिए डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर दोस्तों, उपरोक्त सभी। और अब चलेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। क्या? सत्य कथन का, आइए दोस्तों, यस, सत्य कथन का चयन करें दोस्तों। एक बहुत ही बारीक डेटा है, बहुत बारीक डेटा। यस, आइए लेट्स गो। यस, पहला, तो मैंने आपको बोला था, इसको ऐसे सीधा सीधा सुन लेंगे दोस्तों। क्या? केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने पहली बार त्रिभाषा फार्मूला की बात की, मुदालियार आयोग ने इसे अपनाया, कोठारी आयोग ने इसे त्रिभाषा फार्मूला कहा। डी, उपरोक्त सब है दोस्तों। मजेदार बात है कि वास्तविक जानकारी आपको जानकर आश्चर्य होगा दोस्तों, इसका उत्तर है उपरोक्त सभी। मैं टाइम नहीं लूंगा दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा, पहली बार 3 भाषाएं रखने की सिफारिश भारत के केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने की थी दोस्तों। इसको त्रिभाषा फार्मूला कहा तो नहीं, पर शामिल किया किसने? मुदालियार आयोग ने दोस्तों 52-53 में। पर इसे त्रिभाषा फार्मूला पहली बार किसने कहा? कोठारी आयोग ने। अर्थात दोस्तों तीनों सही हैं, इसलिए गलत काट गए दोस्तों, केवल डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर, उपरोक्त सभी दोस्तों। आइए चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। आरटी 2009 के बारे में कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? जल्दी से देखेंगे। आरटी 2009 के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? पहला,
यह भारतीय संविधान के 86वें संशोधन से लागू हुआ। इसमें 38 धाराएं, 7 अध्याय और 1 अनुसूची है। इसमें सरकारी, विशिष्ट सहायता प्राप्त एवं निजी 4 प्रकार के विद्यालय बताए गए हैं। यह 1 अप्रैल 2010 को संपूर्ण भारत में लागू हुआ। दोस्तों आइए चलते हैं। यस, इसको आपको बताना है दोस्तों कौन सा कथन गलत है गाइस। आइए, यस, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों हम सभी जानते हैं क्या कि 86वां संशोधन दिसंबर 2002 में लाया गया दोस्तों, जिससे आरटी की नींव पड़ी। ये सही है गाइस। इसमें 38 धाराएं मैंने पढ़ाया है, 7 अध्याय और 1 अनुसूची है, अर्थात ये भी सही है गाइस। दोस्तों उन्होंने 4 प्रकार के स्कूल बताए हैं। सरकारी, जिनकी आप प्राइमरी में तैयारी कर रहे हो, विशिष्ट जैसे नवोदय विद्यालय, सहायता प्राप्त दोस्तों जैसे आपके एडेड जूनियर की भर्ती है, और दोस्तों जो निजी विद्यालय है जहां लूटपाट मची है, ये भी दोस्तों सही है। पर गाइस आप सभी जानते हैं यह संपूर्ण भारत में नहीं लागू हुआ था दोस्तों, क्योंकि जम्मू कश्मीर भी भारत का हिस्सा है, क्योंकि उस समय जम्मू कश्मीर में धारा 370 थी, इसलिए वहां छोड़ के लागू हुआ था। इसलिए सही वाले दोस्तों गलत हो गया और गलत वाला सही हो गया। मुझे यकीन है दोस्तों आप समझ गए हैं। और अब चलेंगे दोस्तों हम बहुत ही दोस्तों अच्छी संख्या पे हैं, नियर अबाउट दोस्तों इस समय आप 3631 की संख्या दोस्तों लाइव है। गाइस थोड़ा सा मुझे लग रहा है नेट में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए देयर रियल नंबर हम लोग देख नहीं पा रहे हैं दोस्तों। 3631 बहुत ही बढ़िया संख्या रही दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। यस, आइए। एनसीएफ 2005 के बारे में असत्य कथन बताइए दोस्तों। एनसीएफ 2005 में दोस्तों कौन सा कथन एनसीएफ 2005 के बारे में सत्य नहीं है दोस्तों। पहला, आइए देखते हैं। पहला, कक्षा में पसरा सन्नाटा अधिगम का सूचक नहीं है। बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ बच्चों की आवाजों और उनके अनुभवों को वरीयता देना है। मोटी मोटी पुस्तकें शिक्षा में सफलता का सूचक हैं। इसमें 5 मार्गदर्शी सिद्धांत है दोस्तों। आइए एक बार देखते हैं। यस, आइए दोस्तों जैसा आप जानते हैं एनसीएफ 2005 के बारे में सत्य कथन बताइए। तो दोस्तों उन्होंने कहा कक्षा में पसरा सन्नाटा अधिगम का सूचक नहीं है। ये बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि कक्षा में पसरा सन्नाटा, उन्होंने कहा दोस्तों कि क्लास में चुप्पी मार के नहीं, थोड़ा बातचीत होनी चाहिए, विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए दोस्तों। इसलिए उन्होंने कहा ऑप्शन ए दोस्तों सही है, इसलिए हमारा उत्तर नहीं है दोस्तों। याद करिए दोस्तों, उन्होंने कहा बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ क्या है कि बच्चे की आवाज को क्लास में न दबाया जाए, उसके अनुभव, उसके पूर्व ज्ञान को वरीयता दिया जाए, अर्थात दोस्तों ये भी सही है दोस्तों, इसलिए ये भी हमारा उत्तर नहीं गाइस। अगला, मोटी मोटी दोस्तों उन्होंने कहा कि मोटी मोटी पुस्तकों ने विद्यार्थियों को रट्टा मारने पर मजबूर कर दिया है, और इन मोटी मोटी पुस्तकों के कारण विद्यार्थी ज्ञान के समग्र को नहीं समझ पा रहा है, टुकड़ों टुकड़ों में रट्टा मार रहा है। इसलिए उन्होंने कहा कि रट्टा मारने से मुक्त पाया जाए, ये भी सही है दोस्तों, इसलिए ये भी गलत हो गया। जबकि दोस्तों आइए माफ करेंगे, यस सफलता नहीं दोस्तों, असफलता। यस, यहां सफलता है दोस्तों, इसलिए ये वाला गलत हुआ, इसलिए सही हो गया। और 5 मार्गदर्शी सिद्धांत सही था, इसलिए गलत हो गया दोस्तों। आप मेरी बात को समझ गए। यस, यहां असफलता है दोस्तों, जबकि प्रश्न में क्या है सफलता, इसलिए ये वाला गलत था, इसलिए सही हो गया दोस्तों। ये 5 मार्गदर्शी सिद्धांत सही था, इसलिए गलत हो गया दोस्तों। सो द राइट आंसर इज गाइस डी, नेओ सी फॉर चैलेंज द राइट आंसर। यस करें। कैसा लगा दोस्तों बताएंगे। यस, राइट, बताएं दोस्तों, मुझे अच्छा लगेगा। बताएं दोस्तों कैसा लगा। यस, आए, बताएं दोस्तों कैसा लगा। यस, दोस्तों बताएंगे कैसा लगा। मुझे यकीन है दोस्तों आज का सेशन बहुत ही खूबसूरत है। अब दोस्तों ऐसे ही प्रश्न आते रहेंगे, पढ़ते रहिए दोस्तों। कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे टेट सुपर टीटी दोस्तों मैं कोशिश कर रहा हूँ, बहुत वेरिएशन देना चाह रहा हूँ दोस्तों, हर टाइप के क्वेश्चन दोस्तों। इस सेशन में परंपरावादी नहीं बल्कि बहुत ही नए तरीके से लेना चाहता हूं। तो चलिए दोस्तों इंतजार खत्म करते हैं। मेरे ठीक बाद ऑलरेडी आशीष सर आ रहे हैं दोस्तों, धुआंधार दोस्तों, और उसके बाद ऑलरेडी प्रवीण सर मैथ की क्लास लेकर आएंगे। बने रहिए दोस्तों चंद्रा इंस्टीट्यूट के साथ। टिल देन आई से गुड बाय टू गाइस, थैंक यू गाइस, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।